वकील की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। याचिकाओं का वर्तमान समूह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और अन्य आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न आवास विकास परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा बिल्डरों सह डेवलपर्स को सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से धन के वितरण से संबंधित है। सब्सिडी योजनाओं में 3 पक्ष हैं: पीड़ित घर खरीदार, बिल्डर सह डेवलपर्स और बैंक वित्तीय संस्थान। पीड़ित घर खरीदार इस न्यायालय के समक्ष याचिका करता है। सभी पीड़ित घर खरीदारों ने बिल्डरों सह डेवलपर्स द्वारा शुरू की गई किसी न किसी विकास परियोजनाओं में इकाइयां खरीदी हैं। सबवेंशन स्कीम के माध्यम से बिल्डर्स कम डेवलपर्स ने विज्ञापन दिया कि वे अपने विकास परियोजनाओं में उक्त इकाइयों को खरीदने के लिए घर खरीदारों द्वारा लिए गए ऋणों की ईएमआई प्री ईएमआई का भुगतान करेंगे, जो कि प्रत्येक त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के आधार पर निर्दिष्ट कट ऑफ तक या कब्जे की तारीख तक होगा। घर खरीदारों ने प्रतिवादी बैंकों से ऋण प्राप्त किया। इन त्रिपक्षीय समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों ने बिल्डर्स कम डेवलपर्स को ऋण की अधिकांश राशि अग्रिम रूप से वितरित कर दी। 2018 और 2019 में जब बिल्डर्स कम डेवलपर्स ने आवश्यक ईएमआई प्री ईएमआई भुगतानों में चूक की, तो बैंकों ने घर खरीदारों से भुगतान की मांग करना शुरू कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि उनसे भुगतान की मांग करने के समय घर खरीदारों को अभी भी अपनी खरीदी गई इकाइयों का कब्जा नहीं मिला था। वास्तव में विकास परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन थीं, अधूरी थीं या तब तक निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था। इनमें से कई परियोजनाएं अधूरी हैं और आज तक अधिकांश घर खरीदारों को उनकी इकाइयों का कब्जा नहीं दिया गया है। बैंकों द्वारा उनसे मासिक किस्तों का दावा करने से व्यथित होकर घर खरीदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट के लिए संपर्क किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्देश दिया गया। बैंक बिल्डरों से डेवलपर्स से ईएमआई प्री ईएमआई भुगतान वसूलें, न कि घर खरीदारों से। पहले से वसूल की गई राशि को घर खरीदारों को वापस करें और इसे बिल्डरों से डेवलपर्स से वसूलें। और आरबीआई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। समानांतर रूप से कुछ घर खरीदारों ने राहत के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों और विभिन्न उपभोक्ता मंचों से संपर्क किया। उच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2022 के एक साझा निर्णय के माध्यम से रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के कारण रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसे चुनौती देते हुए घर खरीदने वालों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। घर खरीदने वालों का आरोप है कि चूंकि रिट याचिकाओं का विषय जनहित और हजारों घर खरीदने वालों से संबंधित था, इसलिए रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। लगभग 70 से 80% ऋण राशि बैंकों द्वारा बिल्डरों सह डेवलपर्स को पहली किश्त के रूप में वितरित की गई, जबकि परियोजना के लक्ष्य हासिल नहीं हुए थे। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने राशि वितरित करते समय 2013 के आरबीआई दिशा निर्देशों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया, क्योंकि बैंकों की ओर से किसी भी प्रकार की उचित जांच के बिना राशि वितरित की गई थी। 5 नवंबर 2024 को विकास परियोजनाओं के निर्माण के नवीनतम चरण और इसमें शामिल बड़ी वित्तीय राशियों की बेहतर समझ रखने और अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए कि राहत समय पर दी जाए, इस न्यायालय ने गृह खरीदारों, बिल्डर सह डेवलपर्स और बैंकों वित्तीय संस्थानों को 4 सप्ताह के भीतर अनुपालन हल्फनामे के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बिल्डर सह डेवलपर्स द्वारा वित्तीय संस्थानों को किए गए भुगतानों या गृह खरीदारों द्वारा वित्तीय संस्थानों, बिल्डर सह डेवलपर्स को किए गए ऐसे भुगतानों की स्थिति और विवरण। गृह खरीदारों को कब्जा देने की तिथि जहां परियोजना पूरी हो चुकी बताई गई है। परियोजना के पूरा होने की वर्तमान स्थिति, जिसमें निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य वैधानिक प्रमाण पत्रों का विवरण शामिल है। साथ ही गृह खरीदारों को दिए गए या पेश किए गए कब्जे का विवरण। घर खरीदने वालों से वसूली की स्थिति, यानी क्या उन्होंने बैंकों को ईएमआई का भुगतान किया है या नहीं। परियोजना शुरू करने के समय बिल्डर सह डेवलपर्स द्वारा विज्ञापित सुविधाएं और उनके पूरा होने की स्थिति। बिल्डर सह डेवलपर्स ने CIRP
आईबीसी के तहत या किसी अन्य बलपूर्वक या गैर बलपूर्वक वसूली प्रक्रिया से गुजरा है या नहीं, इसकी स्थिति और ऐसी कार्यवाही का चरण। जी, क्या घर खरीदने वालों को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा जैसे वैधानिक प्राधिकरणों से कोई राहत या उपचारात्मक आदेश मिला है? यदि हां, तो ऐसे आदेशों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाए। अंतिम अवसर के रूप में 7 जनवरी 2025 को इस न्यायालय ने प्रतिवादी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बिल्डर सह डेवलपर्स को अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल करने के लिए 4 और सप्ताह दिए। इस न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए बार बार दिए गए निर्देशों के बावजूद लगभग 40 बिल्डर्स कम डेवलपर्स और लगभग 30 बैंकों, वित्तीय संस्थानों में से केवल 9 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और 5 बिल्डर्स कम डेवलपर्स ने 5 नवंबर 2024 के आदेश के लिए अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं। न्यायालय के निर्देशों की यह घोर अवहेलना और अज्ञानता, साथ ही न्यायालय की समुचित सहायता करने में उनकी अनिच्छा बिल्डर्स कम डेवलपर्स और बैंकों, वित्तीय संस्थानों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करती है। ऐसी परिस्थितियों में विकास परियोजनाओं के संबंध में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बिल्डर्स कम डेवलपर्स के बीच सांठगांठ को उजागर करने के लिए एक विशेष जांच दल, संक्षेप में एसआईटी, का गठन करना आवश्यक हो सकता है, जहां घर खरीदारों ने पर्याप्त राशि का भुगतान किया है और जहां विकास परियोजनाएं शुरू भी नहीं हुई हैं, निर्माण पूरा नहीं हुआ है या निर्माण शुरू नहीं हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, संक्षेप में सीबीआई, के स्थायी वकील को एसआईटी गठित करने के उद्देश्य से सुनवाई की अगली तारीख पर इस न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि सीबीआई को मामला दर्ज करने और फिर बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से इस न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर एक एसआईटी के गठन पर भी विचार किया जाएगा। एसएलपीसी संख्या 18,592 2023 में आई टय संख्या 3,130 2025, एसएलपीसी संख्या 18,598 2023 में आई ए संख्या 2,913 2025, ए संख्या 3,158 2025 और ए संख्या 6,808 2025, एसएलपीसी संख्या 693 2024 में संख्या 6,968 2025 को की गई प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी जाती है। 18 मार्च 2025 को आंशिक सुनवाई वाले मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। पहले मामले के रूप में लिया जाएगा। इस बीच ऋण वसूली न्यायाधिकरण या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही जारी रह सकती है। हालांकि घर खरीदने वालों के खिलाफ कोई वसूली प्रमाण पत्र निष्पादित नहीं किया जाएगा। सतीश कुमार यादव, प्रीति टीसी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार।